हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर तक मैंने एक लास्ट क्वेश्चन जो करवाया था उसमें बताया था कि कैसे दोनों मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। पी मैक्सिमम इक्वल टू वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 ये भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर थेवेनिन्स मॉडल बना लिया है तो एक जनरल करंट निकालकर आप लोग पावर भी निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड मैंने डिस्कस करी थी लास्ट प्रॉब्लम में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गेट 2017 का क्वेश्चन है, इन दिस सर्किट शोन बिलो द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द रजिस्टर आर। ये जो रजिस्टर है इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब फ्लो होगी। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ पे वेरिएबल का साइन नहीं बना है, तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल मान के ही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन से मैच करना, किस तरीके से मैच होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको बताया ये पूरा क्या है, डीसी नेटवर्क है। तो अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस को हटा के इसके अक्रॉस हम लोग क्या कर सकते हैं, वीटीएच और आरटीएच अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले, है ना, वीटीएच और आरटीएच अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले तो काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसा कर लेते हम लोग इस मॉडल को, इसके क्रॉस वीटीएच और आरटीएच इस तरीके से हम लोग वीटीएच और आरटीएच इस तरीके से अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो वापस से ये रजिस्टर आर हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और इस रजिस्टर आर की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम पावर के लिए आरटीएच के बराबर। ठीक है, देन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो अब, और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे लिए वो असल में वीटीएच और आरटीएच निकालने वाला है। अब जैसे वीटीएच आरटीएच निकालना है तो असल में करना क्या है, थेवेनिन्स थ्योरम का यूज हो रहा है बार बार। ठीक है, चलो ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेते हैं फटाफट। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं वीटीएच, ये नोड वोल्टेज, और इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोल देंगे, एक V1 वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आपको पता है कि दो नॉन रेफरेंस नोड और ये हमारा क्या है, रेफरेंस, दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है तो ये असल में दोनों नोड क्या हो जाएंगे, हमारे सुपर नोड हो जाएंगे। सुपर नोड की कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, सुपर नोड की कंडीशन में उस वोल्टेज को उठाते हैं, माइनस प्लस पोलरिटी का खासा ध्यान रखना। ठीक है, इधर V1 है और इधर VTH है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन इस साइड और नेगेटिव साइन इस साइड। तो V1 माइनस VTH इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दोनों नोड पर साइमल्टेनियसली नोडल लगाना है। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको बेसिक जब सुपर नोड पढ़ाया था तब ये बताया था कि जो भी वोल्टेज सुपर नोड में जा रहा है उसके अक्रॉस अगर कोई रेजिस्टेंस लगा है तो भी उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें उस ब्रांच को हमें नोडल लिखते टाइम पे इंक्लूड नहीं करना है। इसका रीजन ऑलरेडी मैं बेसिक लेक्चर में आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलो अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां से नोडल इक्वेशन लिखेंगे। नोडल इक्वेशन दोनों पे साइमल्टेनियसली लिखना है, तो हम यह कर देंगे VTH माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, है ना, एक तो एक ही ब्रांच है यहाँ पे, इसके क्रॉस तो लिखना नहीं है। उसके बाद V1 डिवाइडेड बाई 5 और आउटगोइंग करंट है तो आउटगोइंग करंट +2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 5 LCM आ जाएगा, तो VTH माइनस 5 प्लस V1 और 5 दूना 10 और 10 उधर चले जाएगा तो -10। ठीक है, और ये उधर चले जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि V1 को पहले लिख दें, V1 प्लस VTH और प्लस उधर चले जाएगा, -10 में से +5 चले जाएगा तो -5 बचेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरे कलर से कर देते हैं। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो V1 माइनस VTH इक्वल टू 6 और यहाँ पर V1 प्लस VTH इक्वल टू -5। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें VTH निकालना है। तो VTH निकालना है तो क्या इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस साइन, नहीं यहाँ पे साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करते आते हैं ना आपको। तो इसमें क्या होगा, V1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये -2 VTH इक्वल टू 6 और 5 11। ठीक है, तो यहां से VTH कितना आ जाएगा, VTH इक्वल टू आ जाएगा -11/2 वोल्ट इज दी
VTH। तो चलो VTH की प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम क्या कर ले, RTH निकाल ले। RTH निकालना और भी आसान है, ठीक है। ठीक है, RTH के लिए हम क्या करें, यहां से जब देखेंगे RTH तो इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वापस से, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या निकालना है, RTH निकालना है, ठीक है। यहाँ से RTH के टाइम पे देखो ये हो जाएंगे वोल्टेज सोर्सेस से दोनों के दोनों, तो ये हो जाएंगे आपके शॉर्ट सर्क्यूट और ये हो जाएगा आपका ओपन सर्क्यूट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ शॉर्ट, इसको भी कर देता हूँ शॉर्ट, ये हो जाएगा ओपन, और यहाँ से जब देखेंगे तो आपको मिलेगा RTH, ठीक है। चलो तो अब देखना यहाँ पर क्या हुआ, ये शॉर्ट्स, अगर मैं मान लो यहाँ से दो टर्मिनल दिख रहे, मैं यहाँ से करंट फ्लो कराता हूँ तो एक करंट तो इधर चले जाएगा और एक करंट यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ तो शॉर्ट सर्किट ब्रांच है तो पूरा का पूरा इसके थ्रू निकल जाएगा, ठीक है, और वापस आ जाएगा। मतलब इस ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो इसको हमें RTH R इक्विवेलेंट निकालते टाइम पे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो असल में 5 और 5 दोनों काय में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि R इक्विवेलेंट मतलब RTH हो जाएगा 5/2, इसका मतलब 2.5, ठीक है। और VTH को अगर हम लोग देखें तो VTH असल में कितना है, -5.5 वोल्ट, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, दोनों RTH और VTH पता चल गया है, तो या तो इस मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि इस R की वैल्यू भी RTH हो जाए, करंट निकालो उससे कर लो, या फिर आपके पास डायरेक्टली Pmax निकालने का एक फॉर्मूला अवेलेबल है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। Pmax इक्वल टू VTH का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RTH, ठीक है। तो ये -5.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.5, तो आंसर आ जाएगा 3.025 वॉट इज द मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस फॉर्मूले से आंसर। आप चाहें तो इस वाले मेथड से भी यूज कर सकते हैं, जैसे श्रद्धा भक्ति हो, ठीक है। तो असल में देखो बार बार इस मेथड पे क्यों जाएंगे, अगर VTH RTH पता चल जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ना हम लोग, ये फॉर्मूला ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। और अगर भूल भी जाओ तो कैसे डिराइव करते हैं इसको ऑलरेडी आपको पता है, और फिर भी भूल गए तो डायरेक्टली इस मेथड से यूज कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं डीसी के ऊपर। इन द सर्किट शोन, गेट 2016 का क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द मैक्सिमम पावर इन व्हाट डिलीवर्ड टू द रेजिस्टेंस R। इस रेजिस्टेंस R को कितना मैक्सिमम पावर मिल रहा है, कितना मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है इस रेजिस्टेंस R में, वो निकालना है। तो असल में वापस से वही कहानी, VTH RTH निकाल लो, इसको हटा दो, इसके क्रॉस VTH RTH निकाल लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने कॉपी पेस्ट करके यहां पे लिख दिया है इसको, और इसको मैं हटा देता हूं रेजिस्टेंस R को। अब इसके क्रॉस हमें क्या चाहिए, देखिए VTH फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर VTH, क्यों VTH फाइंड आउट कर रहे हैं, बार बार मैं इस चीज को याद दिला रहा हूं आपको कि Pmax अगर निकालना है तो VTH का होल स्क्वायर अपॉन 4 RTH, VTH RTH निकल आएगा तो मैक्सिमम पावर भी निकल आएगा। मतलब थेवेनिन्स थ्योरम आपको पता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कर लोगे, ठीक है। चलो तो अब यहां पर हम देखें VTH निकालने के लिए, तो अब ये वाला लूप और ये वाला लूप तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, आपको ये बात पता है। अब देखें अगर कि यहां पर डिपेंडेंट सोर्स है और इसकी डिपेंडेंसी जो V0 है वो कहां पे, इस साइड में है। तो अब कहने को अगर आप बोले कि सर ये वाला चीज तो क्या हो जाएगा, ये वाला सोर्स, ये तो आपका क्या हो गया, पैसिव नेटवर्क हो गया, है ना। आप एक नजर में देखोगे तो ये वाला इंडिविजुअल इसको अगर देखो तो ये क्या है, पैसिव नेटवर्क है। बट माय डियर, यहां पर जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो कहां पर है, इधर की साइड में है। तो ये सोर्स एक्टिव है, इस एक्टिव सोर्स की वजह से कुछ ना कुछ V0 निकल रहा है और ये V0 इसको जिंदा कर देगा। तो क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि अगर इसको अकेले को देखोगे तो ये क्या है, डेड नेटवर्क है, बट इस पे जिसकी डिपेंडेंसी है वो इधर है और इधर तो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का इफेक्ट इस पे आ रहा है V0 पे, और V0 के इफेक्ट से ये वाला क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, ठीक है। तो असल में डेड नेटवर्क कंप्लीट अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो डेड नेटवर्क नहीं है, ठीक है। चलो तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे करंट निकाल लूं, क्योंकि V0 निकालना पड़ेगा, तो करंट I अगर निकाल लूं तो करंट I क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5, 5 किलो है ना, 3 और 2 5, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिली एम्पेयर हो जाएगा।
1 मिली एम्पेयर हो गया। और वी नोट अगर हमें निकालना है तो वी नोट कितना हो जाएगा, I इंटू 2 किलो, ठीक है। तो 1 इंटू क्या यहाँ पे है ना मिली और किलो, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। वी नोट अगर 2 वोल्ट हो गया है ना, तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट हो गया। और अगर मुझे यहाँ पे VTH निकालना है, VTH निकालना है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे VTH माइनस 200 डिवाइडेड बाई 10K प्लस VTH डिवाइडेड बाई 40K इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40K इज द LCM, तो यहाँ पे 4 तो 4 VTH और 4 तो 4 दूनी 8, 800 और ये VTH इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5 VTH इक्वल टू 800, तो 5 8 40 है ना, 5 एकम 5, 5 संग 30, 160। तो VTH कितना हो गया, VTH हो जाएगा 160 वोल्ट इज द VTH वैल्यू। 160 कितना निकला, VTH निकला, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। डिपेंडेंट सोर्सेस को यूज किया, फिर यहाँ पे नोडल लगा दिया, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आप चाहें तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसी श्रद्धा भक्ति हो। अब देखें अगर यहाँ पे RTH निकालना, अब RTH निकालने के लिए यहाँ पर कौन कौन से सोर्स है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों ही है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स दोनों ही है। तो या तो 2 मेथड है, यहाँ पे 2 मेथड है। पहली मेथड कि यहाँ पर VTH तो अवेलेबल है, इसको शॉर्ट कर दो तो ISC करंट निकल जाएगा, है ना। इसको अगर मैं वापस से कॉपी पेस्ट करूं, ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर देखो एक मेथड तो ये है मेरे पास कि इसको मैं शॉर्ट कर दूं, इसको मैं शॉर्ट कर दूं, क्योंकि मेरे पास ISC निकल आएगा, क्योंकि RTH जो होगा वो हो जाएगा VTH डिवाइडेड बाय ISC। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है टेस्ट वोल्टेज लगाओ और उससे करंट फ्लो कराओ। अच्छा, ये जब ISC वाली मेथड लगा रहे, मेथड नंबर 1, उस टाइम पे कोई भी सोर्स को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई भी सोर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। चला अब देखो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट करने से क्या है, इधर वाले नेटवर्क पे कुछ इंपैक्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, 1 मिली एम्पेयर रहेगा। अगर ये 1 मिली एम्पेयर है तो V नॉट हमेशा क्या रहेगा, 2 वोल्ट रहा, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। और ये शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है ये ग्राउंडेड है, तो ये वाली ब्रांच तो हमारी हट जाएगी, क्योंकि ये 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट, तो इस वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ISC यहाँ से निकालना बहुत आसान है। ISC हो जाएगा, सिर्फ एक KVL लगा दीजिए, तो 200 डिवाइडेड बाय 10 किलो, ठीक है, 10 किलो। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ये तकरीबन 200, 2 शून्य चले गई, 2 शून्य चले गई यहाँ पे, तो 2 डिवाइडेड बाय है ना, और K मतलब 10 टू द पावर 3, तो 2 यहाँ से गए, 2 यहाँ से, तो 100 बचा। तो ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं, चलो ऐसे ही कर दो, 2/100 ही रख दो ISC, क्योंकि हमें ISC थोड़ी निकालना है, RTH निकालना है, ठीक है। तो RTH कितना हो जाएगा, अब RTH हो जाएगा आपका, VTH कितना है, 160 डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 2 8 16 800, तो 8 किलो ओम इज दी RTH। सो इस तरीके से हमारे पास VTH RTH दोनों आ गया है। अब अगर हमें मैक्सिमम पावर निकालना है, तो मैक्सिमम पावर के लिए ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, RTH कितना है, 8 किलो मतलब 10 टू द पावर 3, ठीक है। ये पूरा आ जाएगा, सारी वैल्यू हम लोगों ने रख दी। अब डायरेक्टली Pmax इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8 वॉट इज द आंसर, 0.8 वॉट इज द आंसर। आप चाहें तो RTH निकालने के लिए आप शॉर्ट सर्किट करने के बजाय वोल्टेज लगा के करंट फ्लो करा के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी सेम आएगा आपका, ठीक है। बट कैलकुलेशन अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से 299 क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हैं। आपने देखा कि वही चीजें बार बार यूज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं अलग अलग वेरिएशन के साथ में, ठीक है। तो मजा आ रहा होगा, आपने भी बहुत सारे लोगों ने स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये अब देखो पिछले 2 क्वेश्चन जो हमने करे वो थे DC बेस्ड, अब थोड़े से AC बेस्ड कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा। अब AC वाले क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 300 पढ़ते हैं। 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग नेटवर्क में। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं इससे ऊपर कुछ भी नहीं करना है, इन्हीं को बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल एट विच मैक्सिमम पावर फ्लो एंड ऑल्सो फाइंड एफिशिएंसी। इस बार आपको क्या करना है, आरएल की वैल्यू पता करनी है जहां पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, और साथ में क्या फाइंड आउट करना है, इफिशियंसी फाइंड आउट करनी। इफिशियंसी का मतलब है कि इसके अंदर कितना पावर जा रहा है ना, इसके अंदर कितना पावर जा रहा है। तो आरएल की वैल्यू अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए निकालेंगे तो ऑब्वियस है कि जो हमारा मैक्सिमम पावर होगा वही हमारा पावर आउटपुट होगा। और पावर इनपुट अगर देखें हम लोग तो पावर इनपुट कैसे निकालेंगे हम लोग, पावर इनपुट इसका मॉडल बनाएंगे, है ना। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे हम लोग, थेवेनिन्स मॉडल बनाएंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर दिया और ये रेजिस्टेंस हम लोग हटा देंगे, ठीक है। और यहां से VTH RTH का जो मॉडल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे एक बनेगा आपका VTH, ठीक है, और दूसरा बनेगा RTH, ठीक है। ये हो गया RTH। और चूंकि देखो अब यहाँ पे हम लोग AC एनालिसिस है, इस वजह से यहाँ पे RTH की बजाय हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे AC है ना, तो AC होगा तो VTH और ZTH, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ZTH बोलेंगे, AC है। और यहाँ पर वापस से हम लोग क्या लगा देंगे, RL रेजिस्टेंस लगा देंगे, RL रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो इसमें जाने वाला पावर आउटपुट पावर होगा और यहाँ से जो पावर होगा उसको हम लोग इनपुट पावर बोलेंगे। तो एफिशिएंसी निकल जाएगी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। चलो फटाफट कर देते हैं। तो VTH RTH निकालना है तो सबसे पहले हम VTH देखें, है ना, सबसे पहले हम देखते हैं VTH फाइंड आउट करना। तो VTH अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा VTH मतलब कि ये नोडल वोल्टेज VTH, ठीक है। नोडल लगा दे, बिल्कुल लगा देते। तो VTH और इसको बाय डिफॉल्ट प्लस माइनस और प्लस माइनस मान सकते हो, ठीक, क्योंकि ये हमारा क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल है। तो VTH माइनस 110 एंगल 0 है, इसका मतलब कोई लिखने की जरूरत नहीं है। और 6 प्लस 8J प्लस VTH माइनस 90, ये भी एंगल 0 है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8J इक्वल टू 0। तो यहाँ एलसीएम तो सेम आएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब VTH कितना हो गया, 2VTH, ये एलसीएम होके 0 चले जाएगा तो 2VTH और 110 और 90 कितना हो जाएगा, 200, तो 200 उधर चले गया। तो इसका मतलब है कि VTH कितना हो गया, 100 एंगल 0। तो VTH तो बड़ी आराम से फाइंड आउट हो गया। देखें अगर हम लोग RTH, तो देखो RTH फाइंड करते टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना, है ना। ये देखो ये हो जाएगा शॉर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, यहां से हमें ZTH फाइंड करना है, नॉट RTH, ठीक है। और ये यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ZTH, ठीक है, और ये हो जाएगा 6J8, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो इन दोनों में अलग अलग करंट जाएगा, तो सेम वैल्यू है और पैरेलल में है, दो सेम वैल्यू के इंपीडेंसेस है और दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं ZTH इक्वल टू 6 प्लस J8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ZTH कितना हो जाएगा, 3 प्लस J4 आवर ZTH, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ZTH, ये हो गया हमारा ZTH। बस अब दोनों चीजें यहाँ पे रख देते हैं। क्या क्या आ गया हमारा, ये हो गया है हमारा 100, ठीक है, और ये आ गया है हमारा कितना, 3 प्लस J4 हमारा क्या आ गया है, ZTH। तो ये RL रेजिस्टेंस, जो कि ये R रेजिस्टेंस जो हमें यहाँ पे निकालना है असल में, वो कितना आ जाएगा। तो यहां से RL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये AC एनालिसिस का पहला केस है जिसमें रेजिस्टेंस है और इधर क्या है, सोर्स इंपीडेंस। तो असल में हम ये देखें तो यहां पर हमारा RL जो है वो आ जाता है मोड ऑफ ZS, और यहां पर क्या है, ZS की जगह ZTH है, तो इसका मोड, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5 ओम, ठीक है। तो RL की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम आ गई। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा क्रैक हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL एट विच मैक्सिमम पावर फ्लो। तो RL की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम आ गई। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, ऑल्सो फाइंड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब है आपका पावर इनपुट और
आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, पावर इनपुट इंटू 100, ये हमारा 100%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर निकाल दो, रख दो, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे सर्किट गिवन है और इसके अंदर जो पावर जा रहा है दैट इज अवर आउटपुट पावर, जो कि बाय डिफॉल्ट क्योंकि आरएल की वो कंडीशन पे रखी जब मैक्सिमम पावर, तो आउटपुट पावर असल में मैक्सिमम पावर के बराबर ही है। ठीक है, मैक्सिमम पावर के बराबर है। तो सिंपली यहां से अगर हम लोग एक करंट निकाल लेते हैं, करंट आई, तो आई करंट कितना आ जाएगा, आई करंट आ जाएगा यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 3, 5 और 3 8 है ना, इन दोनों रियल पार्ट को 8 प्लस J4। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल लेंगे तो आ जाएगा 11.18 एंगल 26.5। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड और ये एंगल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आउटपुट पावर अगर निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा मोड ऑफ आई का स्क्वायर इंटू आर एल। यहाँ मैग्नीट्यूड से काम है, एंगल से काम है नहीं हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 11.18 का होल स्क्वायर इंटू आर एल कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा 625 वॉट। ठीक है, अब देखो कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व करोगे ना तो 1.18 के आगे भी डिजिट होती है, तो अगर वो लोगे तो थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आ जाएगा, बट टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने 2 डिजिट 3 डिजिट तक सॉल्व करी, आपको आदत डालनी 3 डिजिट तक, अदरवाइज गेट में लिखा रहता है कि क्वेश्चन में कितने पॉइंट के कितने डेसिमल तक आपको सॉल्व करना है, ये मेंशन होता है। बट फिर भी आप 1 डिजिट तो कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, पॉइंट से 2 डिजिट या 3 डिजिट तक ही आपको लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आंसर में अगर वेरिएशन आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रेंज में ही रहेगा। चलो आउटपुट पावर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं फटाफट के, चलो इनपुट पावर फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। इनपुट पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनपुट पावर फाइंड आउट करने के लिए वो करते हैं पी इनपुट। सर ने बताया कि करंट, तो करंट तो क्या है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है पूरा इसमें, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है 100 इंटू करंट का मैग्नीट्यूड 1.18 का होल स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे और इफिशिएंसी बता देंगे, जो कि सरासर गलत है ना। ऐसे नहीं करना है, तो आपको भी ऐसे लिखना है और कट करना है। जल्दी जल्दी में हम लोग पावर इस तरीके से ही फाइंड आउट करने लग जाते हैं। देखिए ये सोर्स क्या है, ये सोर्स क्या है, एसी सोर्स है, और एसी सोर्स में कितने टाइप के पावर होते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये सारे पावर पढ़ाए। तो इसमें अगर आपको एक्टिव पावर निकालना है किसी एसी सोर्स से, देखिएगा किसी एसी सोर्स से अगर हमें एक्टिव पावर निकालना है तो यहां पर ये वोल्टेज कितना है 100 एंगल 0 है ना, सिंबल पे मत जाइएगा, ये एसी का ही सिंबल है। ठीक है, और यहां से जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो 11.18 मैग्नीट्यूड और एंगल कितना है -26.5। तो इसका मतलब है कि अगर हमें लिखना पड़े तो पावर हम लोग लिखेंगे, पावर इनपुट VI cos phi, है ना। पावर फैक्टर को भूल मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 100 इंटू 11.18, और पावर फैक्टर अब क्या है, अब ये तो मत पूछना, पावर फैक्टर मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो वोल्टेज हमारा 0 डिग्री पे है और करंट लैग कर रहा है, मतलब पीछे है, तो 26.5 डिग्री। तो यही हमारा क्या है, पावर फैक्टर एंगल है। तो हम ये क्या रख देंगे यहाँ पे, cos 26.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000 वॉट इज द आउटपुट पावर। अब एफिशिएंसी निकाल दोगे बड़ी आराम से, एफिशिएंसी अब हमारी बड़े आराम से निकल जाएगी। ठीक है, इनको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, हमने बहुत बड़े बड़े लिख दिए हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो, तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा हमारा, एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो एफिशिएंसी आउटपुट पावर कितना है 625 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी 62.5%। क्या हो गई आपकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो एफिशिएंसी यहाँ पर हमारी क्या है 50% क्यों नहीं आई, तो वो 50% हमारी कहाँ होती है, डीसी नेटवर्क में होती है, एसी नेटवर्क में नहीं होती है, डीसी नेटवर्क में होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको यहां पर गलती के 2 चांसेस हो सकते हैं। पहला चांस तो ये कि आप जल्दबाजी में इनपुट पावर जो है V इंटू आई कर दो, cos phi को भूल जाते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन में गलती करते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कहाँ पे गलती हुई है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने स्क्रीन रोक के अगर सॉल्व किया होगा तो बहुत लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ करी होगी, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी वजह से ये क्वेश्चन नंबर 300 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपका एसी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 301। इन द सर्क्यूट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर सी रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर्ड टू द लोड, है ना। अब आपको क्या है, ये पूरा का पूरा लोड है। अभी तक क्या हो रहे थे, लोड बहुत सिंपल वाले आ रहे थे, बट इस क्वेश्चन में लोड आपको कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल में भी कॉम्बिनेशन है और फिर सीरीज में है, तो एक बड़ा सा लोड है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ZL निकलेगा कुछ ना कुछ, है ना। ZL जो भी निकलेगा उसका मतलब है कि RL प्लस JX और प्लस माइनस, क्योंकि अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटेंस और इंडक्टर दोनों ही है तो कुछ भी हो सकता है। तो एक यहाँ पे इंपीडेंस निकलेगा और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो कराना है ना, क्या कराना है मुझे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो कराना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इधर जो है इंपीडेंस, जो लोड इंपीडेंस है ZL जो निकलेगा वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, ZS के होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ZS तो है ही नहीं, इधर तो रेजिस्टेंस है, तो क्या मैं ZS को ऐसा लिख सकता हूं। देखो ध्यान से देखना है ना, ZL तो मेरा निकलेगा, चलो एक रियल पार्ट निकलेगा, एक रियल और प्लस माइनस J इमेजनरी, कुछ भी रहेगा, एक इमेजनरी पार्ट रहेगा, इक्वल टू इधर के साइड में क्या रहेगा, इधर आपका रियल कितना है, मतलब 0.5 प्लस J0, इमेजनरी पार्ट को मैं 0 कर दूं, ठीक है, इमेजनरी पार्ट को क्या कर दूं, 0 कर दूं, कोई बात नहीं। ZS ऐसे ही लिख दिया मैंने, सिर्फ रेजिस्टेंस है, उसकी जगह में अगर मैं इंपीडेंस लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं। तो आपने देखा होगा कि हमने जो 4 केस डिस्कस करे थे ना एसी एनालिसिस के, वहां पर किसी भी केस में यहां पर हमने सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं लिया था, वहां पूरा इंपीडेंस लिया था। तो अगर मान लो रेजिस्टेंस आ जाता है तो क्या करोगे, वहां क्वेश्चन पूछा था ना आपने, सर रेजिस्टेंस होगा तो क्या करेंगे, तो रेजिस्टेंस होगा तो उसको इस तरीके से इंपीडेंस फॉर्म में लिख दो, रियल प्लस इमेजनरी कुछ नहीं है तो 0 कर दो। तो इसका मतलब है कि ये जो ZL निकलेगा यहां से वो ZS के बराबर रहेगा। बट मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, कि ये जो भी रहेगा इसका कॉन्जुगेशन, मतलब कि ये कॉन्जुगेशन, ये केस नंबर 4 बन गया ना, असल में देखा जाए तो केस नंबर क्या बन गया, 4 बन गया, कि जो लोड आपका जो लोड इंपीडेंस है वो जो सोर्स इंपीडेंस का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ये कर सकते हो। अब देखो कॉन्जुगेशन करो चाहे नहीं करो, इधर तो 0 ही है, प्लस माइनस कुछ भी लगा लो, एक ही बात है, कोई मतलब नहीं है ना। तो इसका मतलब ये केस नंबर 4 है ना, एसी का हमारा केस नंबर 4 है, वो केस नंबर 4। उसमें मैंने देखा था कि जो रियल पोर्शन होता है वो बराबर आता है, RL इक्वल टू RS, मतलब यहाँ पे जो रियल पोर्शन है वो यहाँ का रियल पोर्शन बराबर आता है। तो आपके पास यहाँ से 2 मेथड है, आपके पास यहाँ से 2 मेथड है। कैसे 2 मेथड है, या तो आप इधर का जो रियल पोर्शन निकले उसको किसके बराबर कर दो, 0.5 के बराबर कर दो और सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो। दूसरा तरीका है सॉल्व करने का कि इधर का जो इमेजिनरी पोर्शन है, जो भी इमेजिनरी पोर्शन है अभी मुझे नहीं पता, वो किसके बराबर, 0 के बराबर कर दो, क्योंकि इधर 0 है, 0 के बराबर। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मुद्दा ये है कि ZL को जो रियल प्लस इमेजिनरी बार बार बोल रहे हैं, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस माइनस इमेजिनरी, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ZL को कैसे सॉल्व करेंगे, ZL इक्वल टू, ये दोनों क्या में है, पैरेलल में, तो 1 इंटू माइनस जे बाय ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 100, ठीक है, चलो बाद में पुट कर देंगे वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1 माइनस जे बाय ओमेगा सी प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है। अब इसमें क्या कर दें हम लोग, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, ZL इक्वल टू जे ओमेगा, जो ओमेगा कैंसिल हो जाए, माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी माइनस जे प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, है ना। रेशनलाइजेशन में हमेशा अलग कलर से करता हूँ, ओमेगा सी प्लस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी प्लस जे, ठीक है। तो इसको वापस से हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो रियल, अब देखो मुझे क्या चाहिए, रियल और इमेजिनरी पोर्शन चाहिए, तो पहले ऊपर का सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जे और जे माइनस जे स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस जे ओमेगा एल। अब मुझे ये हो गया हमारा ZL। अब देखो कौन सा फिजिबल पड़ रहा है, तो हम देखें अगर, तो यहां से मैं रियल पोर्शन को उठाता हूं थोड़ी देर के लिए। रियल पोर्शन क्या क्या हो जाएगा मेरे पास, रियल पोर्शन एक ही टर्म है पूरी रियल पोर्शन की, क्योंकि इमेजिनरी की दो टर्म है, तो दो टर्म को क्यों उठाऊं, एक रियल को ही उठा लेता हूं। तो एक अगर मैं रियल को उठा लूं तो रियल मतलब कि 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही इक्वल टू 0.5 मतलब कि 1/2। ठीक है, 1/2। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 इस साइड में हो जाएगा और इधर की साइड में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 1 इधर चलेगा तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, 2 - 1 1। और अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, सी अपॉन 1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा कितना है, ओमेगा है 100, तो ये हो गया 100। इसका मतलब अब आपको काय में निकालना है, देखो मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड में दे रखा है, तो 1/100 का मतलब क्या है, 1/100 का मतलब 0.01 फेराड, तो फेराड में तो गिवन है ही नहीं। अब इसको हम लोग अगर चेंज करें, सबसे पहले मिली फेराड में अगर चेंज करें, तो मिली फेराड में मतलब कि 10 का मल्टीप्लाई इधर और 10 का मल्टीप्लाई इधर, और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 10⁻³ लेके आना है। तो असल में एक काम करते हैं ना, हटा दो इसको, आपको तो पता ही है सारी चीजें, तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख दूं 10 मिली फेराड। ठीक है, 10 मिली फेराड। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, देखो 10⁻, ये इसमें कंफ्यूजन हो ना कभी यूनिट कन्वर्जन में, तो मिली चाहिए आपको, तो 10⁻³ और 10⁻³ जो चाहिए वो लिख दो और उसका नीचे डिवाइड भी कर दो, तो इसको लिख देना मिली, और 10⁻³ और इसको सॉल्व कर लेना, 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, तो 2 से गया फिर एक 10, तो 10 मिली हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को जल्दबाजी में गड़बड़ कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, मिली चाहिए तो 10⁻³ होता है मिली, इतना तो पता है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो, इसको बोल दो मिली और इसको फिर इसमें सॉल्व कर लो, तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर आके 10⁻³ बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, 1000 इंटू 0.01 तो बन जाएगा 10 मिली फेराड, और 10 मिली फेराड ऑप्शन में भी अवेलेबल है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि सर अगर इमेजिनरी पोर्शन को करें तो आप इमेजिनरी पोर्शन से करके देखना, आपकी यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगी, और फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, फिर 2 रूट आएंगे, तो उसका एक रूट से फिर आपका आंसर आएगा। ठीक है, उससे भी है, बट वहां पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो समटाइम्स देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि पूरे रेजोनेंस में हमने इमेजिनरी पोर्शन को ही जीरो किया है। बार बार इस तरह के जो क्वेश्चंस रेजोनेंस में पूछते थे ना कि कैपेसिटेंस निकालो, इस तरीके से पूछे गए ना, तो हमारी क्या आदत हो जाती है रेजोनेंस में, क्योंकि इमेजिनरी पोर्शन से आता है आंसर, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आदत तो वही हमारी, तो हम इमेजिनरी पोर्शन पे जाते हैं, बट अगर रियल पोर्शन से जाओगे तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना, क्योंकि जो कन्वेंशनल तरीके से हम लोग नॉर्मली करते हैं उससे नहीं हुआ है, पर इसलिए क्वेश्चन रेजोनेंस में नहीं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के साथ में पूछा है। ठीक है, तो एट दिस नोट हमने क्या किया इस लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस डीसी के देखे, कुछ क्वेश्चन एसी बेस्ड देखे, जिससे कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि डीसी वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है और एसी वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, और भी अलग वैरायटी के क्वेश्चन लेके आऊंगा, और आप स्क्रीन को पॉज करना, प्रैक्टिस करना, और जहां पर भी डाउट हो आप जी सेंट्रिक के चैट बॉक्स में डाउट अपना पोस्ट कर सकते हैं, अपना इमेज भेज सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, जी सेंट्रिक एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और एक अफोर्डेबल एजुकेशन को सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक यू।